ओके गैस, तो पिछली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 5 डिग्रीज हम लोग कैसे बनाते हैं। बेसिक बेसिक पार्ट हमने कवर किया था। आज हम एक्चुअली इसके मेथड समझेंगे मेजरमेंट के। तो अब हम इस वीडियो में मेजरमेंट वाले पार्ट पे आ गए। मेजरमेंट में जो सबसे पहला मेथड है उसको समझते हैं। इसका नाम है परसेंटेज मेथड या फिर प्रपोर्शन मेथड। एक ही बात है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड में। आइए समझते हैं इसको। फॉर्मूला हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं परसेंटेज मेथड से लिखूं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में 5% का चेंज आया और उसकी वजह से डिमांड में 10% का चेंज आया। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि आपकी डिमांड क्या हो जाएगी यहाँ पे? इलास्टिक। ये 5 केसेस हम लोग कर चुके थे। परफेक्टली इलास्टिक में आंसर इन्फिनिटी आता है, इलास्टिक में ग्रेटर देन 1, यूनिटरी में इक्वल टू 1, इन इलास्टिक में लेस देन 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता है 10%, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ होता ही नहीं है। यानी कि प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट है और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। ध्यान रखना है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी एंड ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो। ये दोनों हमारे एक्सट्रीम केसेस होते हैं इलास्टिसिटी में। तो ध्यान रखना है कि 10 डिवाइड बाय ज़ीरो, कई बार हम नॉर्मली ज़ीरो लिख के आ जाते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं करना आपको। 10 डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसका केस होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ओके, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस में लेट सपोज पेट्रोल का एग्जांपल मैं लेता हूँ। पेट्रोल के प्राइस में लेट सपोज 10% का इंक्रीज़ आ जाता है और उसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें लेट सपोज 5% का डिक्रीज़ आ जाता है। नाउ योर आंसर विल बी 5 डिवाइड बाई 10, परसेंट परसेंट कैंसिल, 0.5। नाउ 0.5 इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज मेथड। अच्छा, इसी मेथड में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो मान लो मैं आपको इलास्टिसिटी का आंसर दे देता हूँ और इन दोनों चेंजेस में से एक चेंज गायब कर दें। तो मैंने आपको दिया परसेंटेज चेंज in quantity is let's suppose 10%. The answer of elasticity of demand is let's suppose 2. Find the percentage change in price. तो कुछ नहीं करना, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि 2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैंने x ले लिया। अब 2 यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा, सो द आंसर विल बी 5%। 10 डिवाइड बाई 5, 2। ओके, तो ये हो गया वो वाला मेथड जिसमें हमने परसेंटेज में निकाला। इसी का सेकंड पार्ट हो गया प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आपके पास डेटा जो हो वो नंबर्स की फॉर्म में हो। तो हम नंबर्स की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं किसी चीज़ का प्राइस था 10 रुपये और लोग उसकी क्वांटिटी ख़रीद रहे थे 100। प्राइस फॉल होके हो जाता है 8 और लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा के कर देते हैं 125। अब मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि आप ई भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, दोनों अलाउड है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू इज व्हाट? चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। पी, पी क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस, पहले वाला प्राइस। और क्यू क्या होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी। अब आप ये फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करके देखो। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में देखो कितना चेंज आ रहा है, 25। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे आपको प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, बस ये देखो कि चेंज कितना आया, कितने अमाउंट, कितने क्वांटिटी का चेंज आया, 25। डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, इंटू पी मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10, और क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 100। जब आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 250 डिवाइड बाय 200। सो आवर आंसर विल बी 1.25।
Now 1.25 is greater than 1. Yes. So the elasticity of demand is elastic. मतलब इस चीज़ में हमें इलास्टिक डिमांड देखने को मिल रही है. बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से क्या होगा, न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको वो इलास्टिसिटी का आंसर दे देगा और इन चार चीज़ों में से वो एक चीज़ गायब भी कर देगा. तो एक हम इस तरह का एग्जांपल भी समझ लेते हैं. Now let's suppose the original price of a product was 20 and the original quantity demanded by the consumers was, let's suppose, 150. ओके. और उसके बाद प्राइस जो है वो हमारा लेट सपोज हो जाता है 24. फाइंड द न्यू क्वांटिटी इफ़ द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी इज़ 2. अब मैंने आपको देखिए नई क्वांटिटी गायब कर दी, इलास्टिसिटी का आंसर दे दिया. अब आपको ये न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है. वेरी सिंपल. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. इलास्टिसिटी की जगह पे 2 लिख सकते हैं. डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही रहने देना. कभी भी ऐसे मत करना x माइनस 150, ये मत करना. उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूज हो जाओगे. डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही रहने दो. वी डोंट नो द चेंज इन क्वांटिटी बट वील फाइंड इट. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. डेल्टा पी आपको 4 दिख रहा है, चेंज इन प्राइस 4 है, इंटू पी ओरिजिनल प्राइस कितना था 20 अपॉन क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 150. अब इसको सॉल्व करते हैं. ओके. 600 को यहाँ फेंक देते हैं. 1200 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और 20 यहाँ नीचे आ जाएगा. तो डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी. तो कितना चेंज आया हमारा डेल्टा क्यू का आंसर जब आप सॉल्व करोगे 60. अब देखिए यहाँ पे क्या करना है. आपको डेल्टा क्यू पता चल गया, यानी कि क्वांटिटी में 60 यूनिट्स का चेंज आ रहा है. गो बैक टू द क्वेश्चन, अप्लाई योर लॉ ऑफ डिमांड. अब आप यहाँ पे ज़रा अपना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करके देखो. प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ध्यान दीजिए, प्राइस बढ़ रहा है ना, तो क्वांटिटी कम होगी. तो नई क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 90. अब हमें ये तो पता चल गया कि क्वांटिटी में चेंज कितना है. तो चेंज है 60 का. तो या तो इस क्वांटिटी में 60 प्लस होंगे या 60 माइनस होंगे. वो कैसे पता चलेगा, प्लस करना है माइनस करना है. उसके लिए हमने अपना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर दिया. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड को कम कर दिया मैंने 150 से -60, यानी कि न्यू क्वांटिटी इज़ 90. बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो. कभी कभी वो न्यू प्राइस को गायब कर देगा, तो ऑब्वियसली वो हमें क्वांटिटी दे देगा. फिर हम डेल्टा पी फाइंड कर लेंगे. उसके बाद फिर से हम अपना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर लेंगे. ओके. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है. आइए चलते हैं अब इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमें ये कहता है कि जब प्राइस चेंज होता है तो आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड कर लो और फिर चेक करो कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सेम रह रहा है या कम हो रहा है. तो जब प्राइस चेंज होगा टोटल एक्सपेंडिचर चेंज होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा. पहले किसी चीज़ का प्राइस था 10, लोग क्वांटिटी खरीद रहे थे 100. प्राइस फॉल हो हो जाता है 8. लोग क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और कर देते हैं 150. सी, प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई. मल्टीप्लाई करके देखिए इसको 1000 और 8 इंटू 150 1200. बस अब आपको टोटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना है. प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सेम रहा या कम हो गया. ध्यान से देखो, इंक्रीज़ हो रहा है. पहले 1000 था 1200 हो गया. तो जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड. ओके. नेक्स्ट केस देखते हैं. पहले प्राइस था 10, क्वांटिटी खरीद रहे थे लोग 100. प्राइस गिर के हो जाता है 8, लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा के कर लेते हैं 125. देखिए लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ भी लग रहा है. प्राइस के कम होने पे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. ओके. मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 1000. 8 इंटू 125 अगेन 1000. क्या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आया? नो. दैट मीन्स द डिमांड हेयर इन दिस केस इज यूनिटरी इलास्टिक. ओके. तो जब प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, दैट इज़ द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. थर्ड केस देखते हैं. पहले प्राइस था 10, क्वांटिटी थी 100. प्राइस गिर के हो जाता है 8, लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा के कर देते हैं 120. मल्टीप्लाई करो 1000 960. ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ? डिक्रीज़ हो गया.
सो दिस इज़ द केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हमारे 3 केस बनते हैं। अब इनको समराइज फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। जब प्राइस फॉल होता है तो आप क्या चेक करते हो? टोटल एक्सपेंडिचर। अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है यू कॉल इट एज इलास्टिक। अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है यू कॉल इट एज यूनिटरी। और अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो वो बन जाता है इनइलास्टिक। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, वो ये है कि आपको हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर चेक करना है प्राइस के फॉल होने पे। तो जब हम प्राइस को फॉल करा रहे हैं उसके बाद हम टोटल एक्सपेंडिचर चेक कर रहे हैं तो ये हमारे आंसर्स बनेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगा तो फिर हमारे आंसर्स रिवर्स हो जाएंगे। अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ होता है और तब अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर चेक करते हो तो हमारे आंसर्स रिवर्स हो जाएंगे। सी तब हम क्या बोलेंगे? अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो वी कॉल इट एज इनइलास्टिक। सेम रहने पे वही आंसर आएगा, यूनिटरी इलास्टिक। और अगर प्राइस के बढ़ने पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाता है तब आप बोलोगे इलास्टिक। तो इजी रखने के लिए आप क्या करो, आप एक ये वाला याद कर लो, यू हैव टू चेक ऑन फॉल इन प्राइस। ये थोड़ा इजी रहता है। सेम पे यूनिटरी, बढ़ गया तो इलास्टिक, कम हो गया तो इनइलास्टिक। और अगर आप ये राइज इन प्राइसेस वाले केस देखते हो, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या चेंज दिखा रहा है, तो हमारे आंसर्स पहले वाले से चेंज हो जाएंगे। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। इस तरह से बनेगा 0 x y और ये ऐसे एक शेप लेगा, देखो एक यू। तो यहाँ पे नीचे जो है ये दिखाना है आपको टोटल एक्सपेंडिचर और ये लेफ़्ट साइड में जो चल रहा है ये है आपका प्राइस। कंसेप्ट पे ध्यान देना है। डायग्राम आप बुक से देख सकते हो। नॉर्मली आईएससी में बनाया जाता है, आई थिंक सीबीएसई में नहीं है, आप लोग चेक कर लेना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आईएससी में तो है। तो अब आप इनके मैचिंग करके देखते हैं। देखिए पहले ये नीचे वाला कर्व समझते हैं। पहले प्राइस था ये P, क्वांटिटी थी Q। प्राइस कम होके आ गया P0 पे, क्वांटिटी भी कम होके आ गई Q0 पे। देखो मैं प्राइस के फॉल होने पे ही चेक कर रहा हूँ टू कीप इट ईजी। प्राइस के कम होने पे अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जा रहा है, प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जा रहा है, तो Q के बजाय आप इसे टोटल एक्सपेंडिचर लिख लो, T लिख लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हटा देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को ही रखते हैं। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, सो दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज इनइलास्टिक। तो ये इनइलास्टिक हो गया वेयर ई इज लेस देन 1। अब ये वाले 2 पॉइंट मिला के देखो, ये इनको समझते हैं। देखिए प्राइस ये था, टोटल एक्सपेंडिचर ये था। प्राइस फॉल हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं रहा। तो अगर प्राइस के चेंज होने पे, ये प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ चेंज हुआ? ये तो वहाँ भी था, पहले भी यहीं था। सो दिस विल बी द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि E इज़ ग्रेटर देन 1। ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट इन इलास्टिक था। अब इसको देखते हैं, इसको मैच करते हैं। ये आपका प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी। तो ये प्राइस था और ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था। अब प्राइस फॉल हुआ, देखो प्राइस नीचे आ गया, लेकिन आप ध्यान से देखो आपका टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो गया, वो आगे चला गया। पहले आपका प्राइस ये था, टोटल एक्सपेंडिचर ये था, प्राइस कम होकर यहाँ पे आया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ के आगे चला गया। सो इफ़ ऑन फॉल इन प्राइस योर टोटल एक्सपेंडिचर इज राइजिंग, दैट इज़ द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इलास्टिक डिमांड, यानी कि E इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब इसके बाद हमारा लास्ट और थर्ड मेथड इसमें आता है पॉइंट मेथड, या जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें नंबर्स या ऐसी वैल्यूज़ कम यूज़ होती हैं। कर्व पे ही हम लोग इसका पॉइंट बना के निकाल लेते हैं कि इलास्टिसिटी कैसे कैसे कैलकुलेट होगी। ओके, तो इसको समझते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक ग्राफ लिया मैंने, ठीक है, 0 x y। पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन कर्व पे।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, वही चल रहा है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आई वांट टू मेजर द इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलास्टिसिटी को मेजर करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करो, वाई एक्सिस को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अब ये जो डिमांड कर्व है, इसकी जो दोनों साइड की टिप्स हैं, इनको आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मिलाओ। स्केल लेके आप इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ये पीछे वाले पॉइंट को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दो। जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे एक्सेस को टच कर रहा है, इसका नाम दे दो आप ए, और ये जो बैकवर्ड वाला पॉइंट टच कर रहा था, इसको नाम दे दो आप बी। तो ये मेरे दो पॉइंट्स मैच हो गए। अब इलास्टिसिटी मेजर कैसे करनी है, जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है, वहाँ से लेके नीचे वाला सेगमेंट, यानी कि दिस पार्ट, लोअर सेगमेंट, तो जो लोअर सेगमेंट है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ से ई से लेके ये ऊपर वाला पार्ट, यानी कि अपर सेगमेंट, वो चला जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। जिस भी पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हो, दोनों टिप्स को आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मिलाओ और अपनी कैलकुलेशन कर लो। और अब हमें जो देखने से लग रहा है कि ई ए वाला एरिया थोड़ा मुझे स्मॉल लग रहा है, ई ए का एरिया कम है, और ई बी की लेंथ जो है ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो ई ए की लेंथ कम है, तो मैं लगभग इसको 8 मान लेता हूँ। देखिए नंबर्स में नहीं जाना, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो दिस कैन बी 8, so this seems around 10. तो 8 डिवाइड बाई 10, 0.8, 0.8 इज़ लेस देन 1, यानी कि ई वाले पॉइंट पे हमारी जो डिमांड है वो लगभग इनइलास्टिक है। तो इस तरह से आप एक ही डिमांड कर्व पे ना पांचों डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी मेजर करके दिखा सकते हो। सी, स्केल लेके एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना लो और दोनों साइड पे मैच कर लो। अब देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 नहीं होनी चाहिए। सी, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, दोनों लगभग बराबर के हैं। तो ई ए ई बी, अगर मैं इनकी मैचिंग करता तो ई ए ई बी लगभग बराबर होते। अब आप इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 नहीं आएगी, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर अगर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो आंसर लेस देन 1 आएगा। अब आप इस पॉइंट पे देखो, लास्ट वाले पे, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज नीचे कुछ है ही नहीं, सारा का सारा ऊपर ही है, तो अपर सेगमेंट आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इट विल बी 0। इस पॉइंट पे मेजर करो, ई विल बी ग्रेटर देन 1, वाई, लोअर सेगमेंट का लेंथ ज़्यादा है, अपर सेगमेंट का लेंथ कम है, तो दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया, आंसर विल बी मोर देन 1। और आप पहले वाले पॉइंट पे चेक करो, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा, लोअर सेगमेंट में सब कुछ है, अपर सेगमेंट में तो कुछ है ही नहीं, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्ट्रेट लाइन कर्व पे। कई बार इसका क्वेश्चन आता है, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ यू मेजर इलास्टिसिटी ड्यू टू फ्रॉम द ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड। और तो आपको एक केस ऐसे बना के समझा देना है कि ई ए अपॉन ई बी करके है, और फिर पांचों डिग्रीज आपको एक ही कर्व पे प्लॉट कर देनी है। ओके, इसी में अब हम इसका लास्ट केस देखते हैं मेजरमेंट का। अगर ये स्ट्रेट लाइन कर्व ना होता, नॉन लीनियर कर्व होता, इस तरह का डिमांड कर्व होता, ये भी तो डिमांड कर्व है, ये भी तो अलाउड है, तो ये हो गया लीनियर कर्व, ये हो गया नॉन लीनियर कर्व। तो ये वाले नॉन लीनियर कर्व पे अगर आपको कोई बोले इलास्टिसिटी मेजर करो, तब आप कैसे करोगे। मान लो ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है। अब देखिए इस वाले केस में तो हम क्या कर रहे थे, जिस पॉइंट पे मेजर करना था उसकी टिप को हम नीचे यहाँ मिला देते हैं, इसकी टिप को हम यहाँ मिला देते हैं। अब इसमें हम कर्व के एंड्स को कैसे मिलाएं, इसको मैं यहाँ कैसे मिला सकता हूँ, ये तो उधर को जा रहा है, ये उधर को जा रहा है। तो ऐसे केस में अब आप क्या करोगे, काम वही है, इसको एक्सटेंड करो, एंड वेरी सिंपल, आपका जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से पीछे पीछे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो स्केल लेके। यानी कि आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। कैसे टेंजेंट ड्रॉ होगा, सी, स्केल लेंगे और इसको यूँ इससे बस जस्ट ऐसे मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे मुझे इलास्टिसिटी मेजर करनी थी, मैंने उससे साथ साथ मिलाते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। स्केल लेके बनाएंगे और अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अब उसके बाद काम वही करना है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये आ गया मेरा ई ए और ये आ गया मेरा ई बी। तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, ई ए अपॉन ई बी।
तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी हो उसके पीछे स्केल लेके आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लो तो टेंजेंट बन जाता है और फिर फॉर्मूला वही लग जाता है ई ए अपॉन ई बी। अभी देखने से मेरे को लग रहा है कि ई ए का एरिया थोड़ा कम है, ई बी का एरिया ज़्यादा है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 इज़ द केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो यहाँ पे हमारे 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थोड़े से फैक्टर्स और बाकी इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी को समझेंगे।